नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवेल एकेडमी पर। देखिए, ये बीईओ की टोह सीरीज है जिसमें हमारी लास्ट बात हुई थी क्वेश्चन नंबर 54 तक, जिसमें पूछा गया था कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था। और सही आंसर था इसका एन जी रंगा ने। और इसी आंदोलन के दौरान यानी चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जो है मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि भी दी गई थी। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह का विरोध एन जी रंगा ने किया था आंदोलन के दौरान या सत्याग्रह के दौरान। महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने मोहनदास करमचंद गांधी को दे दिया था। ठीक है, दो बातें क्लियर हो गई इससे। चलिए अगला क्वेश्चन, और आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 55 से। तो शुरुआत करने से पहले कुछ चीज़ें हैं कि जैसे कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिए। इसे मत भूलिए, क्योंकि जैसे ही कोई लेक्चर आएगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगली बात कि जैसे पॉलिटी का लेक्चर आप लोग देख रहे होंगे लगातार आ रहा है, तो उससे पॉलिटी के लेक्चर को मिस मत करिए। अगले 3 से 4 दिनों में पूरा पॉलिटी कवर करवा दिया जाएगा उसमें, और वह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक भी पॉलिटी के प्रश्न आपके मिस नहीं होंगे उसके बाद। ठीक, तीसरी बात यह है कि जो ज्योग्राफी का चल रहा है पूर्वालोकन सीरीज जो आया हुआ है ज्योग्राफी का, उसमें 6 लेक्चर करीब आए हुए हैं। उन 6 लेक्चर्स को देखने के बाद जो है आपका एक भी ज्योग्राफी का प्रश्न बहुत मुश्किल है कि मिस हो या इधर से उधर जाए। ठीक, तो उनको देख लीजिए। हाँ, ज्योग्राफी वाले लेक्चर्स के साथ आप बिना मैप के मत देखिएगा, आपके पास एटलस ज़रूर होना चाहिए। भारत के फिजिकल मैप का एटलस होना ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं आज के लेक्चर की, क्वेश्चन नंबर 55 की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन वी.डी. सावरकर के बारे में सही है। पहला कथन है कि उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। कथन 2 है कि भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी। कथन 3 है कि उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। और कथन 4 है कि ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े। सही उत्तर आपको चुनना है। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, बी है 3, 4, सी केवल 1, 3 और 4, या डी केवल 1 और 4। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4 यह सभी कथन सही हैं। देखिए बात करते हैं पहले ऑप्शन के बारे में। तो देखिए, वी.डी. सावरकर और गणेश सावरकर के द्वारा मिल करके वी.डी. सावरकर और गणेश सावरकर के द्वारा मिल करके एक संगठन बनाया गया था जिसका नाम था मित्र मेला। ठीक, मित्र मेला, इसका मित्र मेला 200 लोगों को लेकर के यह संगठन बनाया गया था सन 1904 में। ठीक है, 1904 में मित्र मेला नाम का एक संगठन बनाया गया था वी.डी. सावरकर और गणेश सावरकर के साथ मिल करके। ठीक है, बाद में होता क्या है कि इसी संगठन का नाम यानी मित्र मेला का नाम ही 1906 में बदल करके क्या कर दिया गया, 1906 में बदल करके इसका नाम कर दिया गया अभिनव भारत। ठीक है, सावरकर के द्वारा इसका नाम बदल करके मित्र मेला संगठन का नाम बदल करके अभिनव भारत रख दिया गया। ठीक, आगे देखिए अगला ऑप्शन। तो इन्होंने राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर के मैजनी की जो है पुस्तक लिखी थी। ठीक है, ताकि उस समय जो क्रांतिकारी थे वह इस पुस्तक को पढ़ करके प्रेरित हों। और इस पुस्तक को इन्होंने लिखा था 1906 में। इसको इतना मायने नहीं रखता कब लिखा था, क्यों लिखा था। इन्होंने राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से ही मैजनी की पुस्तक लिखी थी। और 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भी इन्होंने ही लिखा था, भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857। लास्ट बात करते हैं चौथे ऑप्शन की। ठीक है, देखिए ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद गए थे। तो इसमें जहाज का नाम पूछा जाता है, तो जहाज का नाम जान लीजिए क्या है। जहाज का नाम है SS मोरिया, SS मोरिया। ठीक, जहाज का नाम कई बार पूछा जाता है प्रश्नों में। तो SS मोरिया नामक जहाज से यह आ रहे थे इंग्लैंड से, भारत इनको ले आया जा रहा था। ठीक है, तो यह 8 जुलाई 1910 को, यानी कि 1910 आप याद रखिए, 1910 को यह जब जहाज जो है यह मार्सेलस द्वीप के निकट पहुंचा। ठीक है, मार्शल द्वीप है, मार्शल आइलैंड बोलते हैं जिसे, आप मैप में देख सकते हैं। मार्सेलस द्वीप के जब यह निकट पहुंचा था तो यह इस जहाज़ से कूद गए थे और सोचे थे कि समुद्र में ही भाग जाएंगे तैरते हुए, लेकिन क्या हुआ कि इन्हें फिर से पकड़ लिया गया था। ठीक, तो चलिए SS मोरिया जहाज़ था, 1910 का समय था और जगह था मॉरिशस या मार्सेलस आइलैंड। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं उलगुन विद्रोह किससे जुड़ा था। ऑप्शन ए है संथाल, बी कच्छा नागा, सी कोल, या डी बिरसा मुंडा। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, बिरसा मुंडा। ठीक, उलगन विद्रोह बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। कब हुआ था यह विद्रोह, तो यह हुआ था 1899 से लेकर के, इसकी अवधि आप 1900 तक के लिए कर सकते हैं। 1899 से 1900 की अवधि तक हुआ था बिरसा मुंडा विद्रोह, जिसमें इस आंदोलन का नेता ही था बिरसा मुंडा। ठीक, बिरसा मुंडा इस आंदोलन का नेता था और इसको जो है इस आंदोलन को उलूगन ही कहा गया और साथ साथ कहा गया महान हलचल, या फिर इसको अन्य नाम से जाना गया क्या, महाविद्रोह। ठीक है, एक एक चीज़ ध्यान देते चलिए, बहुत छोटे छोटे पॉइंट है।
उलूगन को ही आप महान हलचल या महान विद्रोह कहते हैं, जिसका नेता था बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने खुद को क्या कहा था? बिरसा मुंडा ने खुद को धरती आबा या जगत पिता कहा था, जिसका अर्थ होता है धरती आबा या इसका अर्थ होता है जगत पिता। ठीक है, धरती आबा या जगत पिता भी बिरसा मुंडा को कहा जाता है। यह किससे जुड़े थे? तो यह उलूगन या महान विद्रोह या महान हलचल से जुड़े हुए थे। हुआ कहाँ था? तो झारखंड के आदिवासी इलाकों में हुआ था। कब हुआ था? तो 1899 से लेकर के 1999 के बीच हुआ था। ठीक है, इन्होंने खुद को भगवान का दूत घोषित कर दिया था। बाद में क्या कह दिया था कि मैं भगवान का दूत हूँ। और दीकुओं ने हमारे, दीकू किसको बोलते थे? तो दीकू बोलते थे गैर आदिवासी जो लोग थे उनको दीकू बोला जाता था। ठीक है, गैर आदिवासी जो लोग थे उनको दीकू बोला जाता था। ठीक, 1899 1900 में विद्रोह हुआ था। यह बिरसा मुंडा इसके शीर्ष नेता थे। बिरसा मुंडा को और अन्य नामों से जगत धरती आबा या जगत पिता के नाम से जाना जाता था। उलूगन विद्रोह के अन्य नाम आपको महान हलचल या महान विद्रोह देखने को मिल जाए, महाविद्रोह देखने को मिल जाएगा। ठीक है, विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि आदिवासियों की जो पारंपरिक सामूहिक खेती होती थी उसको क्या बोलते थे? आदिवासियों की जो पारंपरिक खेती होती थी उसको खूंट कट्टी बोलते थे। खूंट कट्टी या फिर मुंडारी बोलते थे। खूंट कट्टी या मुंडारी बोलते थे। यह पारंपरिक प्रथा थी खेती करने की, सामूहिक रूप से वे मिलकर खेती करते। बाद में जो जमींदारी व्यवस्था आई थी तो जमींदार लोग भी आने लगे थे इनके क्षेत्रों में, इसी कारण यह विद्रोह हुआ था। सामान्य चीज़ों में यह समझिए। शुरुआती विद्रोह तो देखिए इस कारण हुआ था, बाद में इस विद्रोह का रूप जो है वह धार्मिक और राजनीतिक हो गया था। और अंततोगत्वा 1900 में बिरसा मुंडा या फिर जगत पिता अथवा धरती आबा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और यहाँ जेल में ही मर जाता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। थोड़ा देखिए एक्सप्लेनेशन को शॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 6 मिनट हो गया, 2 ही प्रश्न हैं। आगे बात करते हैं। दिसंबर 2019 में दूसरी यूएस इंडिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ पर आयोजित हुई थी? ऑप्शन आपके पास है ए नई दिल्ली, बी जयपुर, सी न्यूयॉर्क या डी वाशिंगटन डीसी। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी वाशिंगटन डीसी। देखिए यूएस इंडिया 2+2 वार्ता, सिर्फ सीधे यहाँ देखिए 2+2 वार्ता क्या है? 2+2 वार्ता में जो है रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रियों के बीच बात होती है। दोनों देशों के रक्षा मंत्री प्लस विदेश मंत्री या फॉरेन मिनिस्टर के बीच बात होती है, दोनों देशों के। ठीक, रक्षा मंत्री एक देश का रहता है, दूसरे एक देश के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री रहते हैं, साथ ही साथ दूसरे देश के भी रक्षा मंत्री विदेश मंत्री रहते हैं। इसी को 2+2 वार्ता बोला जाता है। पहली नई दिल्ली में हुई थी और दूसरी हुई है वाशिंगटन डीसी में, जैसा यहाँ आपको ऑप्शन में मिल रहा है। नेक्स्ट देखिए कि विश्व का पहला तरलीकृत हाइड्रोजन वाहक जहाज हाल ही में कहाँ लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए है मैक्सिको, बी चीन, सी जापान या डी भारत। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी जापान। इसको जो है ना आप उससे मत कंफ्यूजन करिए। देखिए हाइड्रोजन वाहक जहाज है, यह पानी वाला जहाज है। ठीक, पानी वाला जहाज है, हवा वाला जहाज नहीं है। और दूसरी चीज़, एक हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का भी ट्रायल किया गया है। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का भी संचालन किया गया था। तो वह कहाँ किया गया था? वह किसके द्वारा किया गया था? तो वह जर्मनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो जहाज जब आएगा तब आपको जापान करना है और ट्रेन जब आएगा तब आपको जर्मनी करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कहाँ से कहाँ तक जहाज चला था? तो यह जहाज जो है जापान से ऑस्ट्रेलिया तक के लिए चलाया गया था, जापान से ऑस्ट्रेलिया तक के लिए। ठीक है, और यह इसी रूट के लिए बनाया भी गया, जापान से ऑस्ट्रेलिया तक के लिए। आगे देखिए कि हाल ही में ऑफ स्पिनर लौरा मार्श ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। वह किस देश की महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी इंग्लैंड या डी वेस्टइंडीज। चलिए, यह जो है इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, इसमें इतना विचार करने की जरूरत नहीं, ना ही किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। लौरा मार्शा जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाली महिला खिलाड़ी हैं वह इंग्लैंड से संबंध रखती हैं, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट बताइए कि निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त स्थान को आपको रखना है। निर्दयी का दयालु जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से निष्क्रियता का क्या होगा? ऑप्शन आपके पास है ए बुद्धिमत्ता, बी सजगता, सी रुचि या डी चतुरता। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, जिस प्रकार से निर्दयी का दयालु से संबंध है उसी प्रकार से निष्क्रियता का सजगता से संबंध है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे पूछा जा रहा है कि ए भाई है बी और एम का। ठीक, और जी माँ है बी की, एफ पिता है ए का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब बताइए। ऑप्शन है ए बी भाई है एम का, बी ऑप्शन है कि ए पिता है एम का, सी ऑप्शन है कि जी पत्नी है एफ की, या डी ऑप्शन है कि ए पुत्र है एफ का। थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लिया करिए जब ऐसे प्रश्न आया करे। ठीक है, या फिर जहाँ पर भी आपको दिक्कत हो प्रश्नों को समझने या सोचने में, तो वहाँ पे वीडियो पॉज करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, वहाँ वीडियो पॉज करके तब आंसर को किया करिए। चलिए,
क्योंकि मैं तो जल्दी से जल्दी कराने का प्रयास करूंगा, हो सकता है आप थोड़ा देर से समझ रहे हो सकता है कुछ लोग थोड़ा और जल्दी समझ रहे हो, उनके लिए मैं देर कर रहा हूं। तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा अपनी तरफ से सावधानी बरतनी होगी। जिनको समझ में आ जाए उनके लिए बेहतर है, लेकिन जिनको लग रहा है कि हाँ जल्दी हो जा रही, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत है, एग्ज़ाम में आपको दिक्कत हो जाएगी तब ज़्यादा, तो सावधानी रखिए। चलिए, यहाँ बताया जा रहा है कि ए जो है यह किसका किसका भाई है। ए अगर भाई लिख दें यहाँ पर, तो ए किसका किसका भाई है, ए भाई है बी और एम का। ठीक से पहले स्टेटमेंट से तो यह निकल रहा है। दूसरी चीज़ देखिए, बी की माँ कौन है, बी की माँ है जी। ठीक, बी की माँ जी है। अगला स्टेटमेंट देखिए कि एफ जो है यह पिता है, यहाँ लिख दीजिए एफ को और ये लिख दीजिए पिता है। ठीक, एफ पिता है, एरो ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक, एफ ए का पिता है। तो अब एफ और जी के बीच संबंध बताना है आपको, बताइए क्या होगा, कौन सा कथन इसमें सही होगा। सिंपल है, एफ जो है जी की पत्नी होगी, अरे जी जो है यह एफ की पत्नी है। ठीक है, यानी कि सही आंसर क्या है, सही आंसर है जी पत्नी है एफ की। ऑप्शन नंबर सी सही है ना, ऑप्शन नंबर सी सही है, जी पत्नी है एफ की। ठीक, जी पत्नी है एफ की, यह आंसर जो है आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, यहाँ पूछा जा रहा है कि दीवार घड़ी में 3:25 अपराह्न का समय होने पर एक घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का न्यून कोण क्या होगा। ऑप्शन आपके पास है 60 डिग्री, बी 52.5 डिग्री, बी सी 47.5 डिग्री या डी 42 डिग्री। चलिए, यहाँ देखिए इस प्रश्न में ना थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ। बी भाई है एम का सही कथन है, जी एफ की पत्नी यह भी सही कथन है, ए पुत्र है एफ का यह भी सही कथन है, ए पिता है एम का ये पूछ रहा है गलत है, और यहाँ पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, यानी कि सही कथन ए बी वाला नहीं, बाकी तीनों कथन सही हैं। वही मैं तब से सोच रहा हूँ, इसी प्रश्न पर अटका हुआ हूँ। ठीक है, तो ये वाला कथन जो है गलत है, बाकी तीनों कथन सही है ना। वही मैं भी बता रहा हूँ आपको कि यह कथन सही है, यह कथन सही है, यह कथन सही है। यहाँ ब्रेक बना करके आपको बाकायदा दिखाया भी गया, लेकिन आंसर बताते वक्त इधर उधर हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, मेरी तरफ से मिस्टेक हुआ है, उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट बताइए कि दीवार घड़ी में 3:25 अपराह्न का समय होने पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का न्यून कोण है। ऑप्शन है ए 60 डिग्री, बी 52.5 डिग्री, सी 47.5 डिग्री या डी 42 डिग्री। चलिए, इसको ऐसे निकालते हैं। देखिए, न्यून कोण का फार्मूला क्या होता है, न्यून कोण का फार्मूला होता है 6 गुणे मिनट का समय। ठीक, 6 गुणे मिनट का समय माइनस, इसी में माइनस कर रहे हैं, माइनस घंटे का समय गुणे 60। इसको मतलब घंटे के समय को मिनट में परिवर्तित करना रहता है, प्लस मिनट, क्योंकि टोटल जो है हमारा मिनट में ही चल रहा है, प्लस मिनट का समय। ठीक, ये प्लस है, प्लस मिनट का समय और बटे में होता है 2। तो अब कैलकुलेट कर लीजिए, 6 गुणे मिनट का समय कितना दिया हुआ है, मिनट का समय 25 है ना, तो न्यून कोण निकालना है, 6 गुणे 25 हो जाएगा। यहाँ सबको हटा दूँ, अब देखिए 6 गुणते 25, मिनट का समय 25 है। ठीक, 6 गुणे 25 एक ब्रैकेट में कर दीजिए, माइनस क्या करना है, माइनस घंटे का समय, घंटे का समय 3 है, 3। ठीक, फिर इसके गुणे में क्या, इसके गुणे में घंटे के समय को हम मिनट में बदल रहे हैं ना, तो घंटे के समय में 30 गुणे 60 कर दिया, मिनट में बदल दिया, प्लस मिनट का समय फिर से वही लिखना है 25, और फिर इसके बटे लिख देना है 2। अब इसको आपको एक ब्रैकेट में कर देना है और इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सही आंसर आएगा 47.5 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट बताइए कि यदि कंप्यूटर को RFUVQNPC लिखा जाए तो मेडिसिन को क्या लिखा जाएगा, बताइए। ऑप्शन आपके सामने ये है। चलिए देखिए, यहाँ पर सीधे सीधे यहाँ देखिए कि सी को जो जैसे यहाँ पर है वैसे यहाँ पर सी है, आर जिस प्रकार से यहाँ लिखा हुआ लास्ट में, तो आर यहाँ पे पहले आ गया, सी यहाँ पहले लिखा है तो सी यहाँ लास्ट में आ गया। अब देखिए, अब जो है आपको ओ से चलना है, ओ के बाद पी, एम के बाद एन। ठीक, इधर से आगे से चलना है और इधर से पीछे से चलना है, +1 करते हुए चलना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओ के बाद +1 कर दिया, पी आ गया, एम के बाद +1 कर दिया, एन आ गया, पी के बाद +1 कर दिया, क्यू आ गया, और यू के बाद +1 कर दिया, वी आ गया, टी के बाद +1 कर दिया और यू आ गया। ठीक है, ऐसे ही आपको +1 करते चलना है। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी करना है। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, एम यहाँ आगे लिखा है तो यहाँ एम सबसे लास्ट में रहेगा,
ई यहाँ लास्ट में लिखा है तो यहाँ आई एम सबसे आगे, ई यहाँ सबसे आगे रहेगा। ठीक है, अब आगे आप +1 करते हुए इधर से, ठीक, इधर से +1 करते चलेंगे और इधर से इस चीज़ को जोड़ते चलेंगे। ठीक, यहाँ पर तो सही आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, EOJDJEFM। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट बताइए कि थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो ए ऊष्मा मापता है, बी तापक्रम मापता है, सी किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है, या डी किसी निकाय का दाब स्वनियंत्रित करता है। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। थर्मोस्टेट एक प्रकार का यंत्र है जो स्वनियंत्रित करता है किसी यंत्र के तापमान को, तापक्रम को, ठीक है, या टेम्परेचर को स्वनियंत्रित करता है। ऑटोमेटिक टेम्परेचर वहाँ का वह सेट करता रहता है, उसी को थर्मोस्टेट कहते हैं। थर्मोस्टेट द्वारा ही उस यंत्र का जो है तापक्रम या टेम्परेचर नियंत्रित किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट बताइए कि न्यूज़ ब्रॉडकास्टर फेडरेशन NVF के ने किसे अपने गवर्निंग बोर्ड संचालक मंडल का अध्यक्ष निर्वाचित किया है। ऑप्शन आपके पास ए रजत शर्मा, बी सुधीर चौधरी, सी अनुराधा प्रसाद शुक्ला, या डी अर्नब गोस्वामी। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। अर्नब गोस्वामी को NVF द्वारा जो है अपने गवर्निंग बोर्ड या फिर संचालक मंडल का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 17 दिसंबर 2019 को मध्य प्रदेश सरकार ने किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2019 प्रदान किया है। ऑप्शन है ए विद्याधर व्यास, सी बी नारायण राय व्यास, सी मंजू मेहता, या डी डालचंद शर्मा। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। विद्याधर व्यास को जो है राष्ट्रीय तानसेन सम्मान दिया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस बार का। और साथ ही साथ जो एक और महत्वपूर्ण सम्मान होता है इसी सम्मेलन में, वह होता है कौन सा, राष्ट्रीय या फिर राजा मानसिंह राष्ट्रीय सम्मान। ठीक, राजा मानसिंह बस लिख दे रहा हूँ, राजा मानसिंह राष्ट्रीय सम्मान होता है। ठीक, दो सम्मान दिए जाते हैं, कौन कौन से बताइए। यह आयोजन कहाँ होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय तानसेन समारोह का आयोजन कहाँ होता है, हजीरा में होता है, जहाँ पर तानसेन जी की समाधि स्थल है। ये चीज़ जान लीजिए। उसके अलावा इस आयोजन में 2 तरीके के सम्मान दिए जाते हैं। एक तो राष्ट्रीय तानसेन सम्मान दिया जाता है, यह दिया गया विद्याधर व्यास को 2019 के लिए। और राजा मानसिंह सम्मान किसको दिया गया, राजा मानसिंह सम्मान दिया गया हेग्गोडू, राजा मानसिंह सम्मान हेग्गोडू को दिया गया, या फिर इसको बोलते हैं नीलकंठ नाट्य सेवा संघ। ठीक, हेग्गोडू आपको ज़्यादातर प्रश्नों में मिल जाएगा, नीलकंठ नाट्य सेवा संघ मुश्किल से ही कहीं कहीं मिलेगा, तो दोनों नामों को आपको याद रखना है। ठीक है, हेग्गोडू या नीलकंठेश्वर नाट्य सेवा संघ को। ठीक, यह कहाँ का संघ है, तो यह है कर्नाटक की एक नाट्य संस्था है जिसको जो है यह पुरस्कार मिला गया। ठीक है, पूरा नाम इसका है हेग्गोडू नीनासम हेग्गोडू। ठीक, नीनासम हेग्गोडू इसका पूरा नाम है। और ऐसे बोले जाए तो नीलकंठेश्वर नाट्य सेवा संघ इसका नाम है, जिसको जो है राष्ट्रीय मानसिंह तोमर राष्ट्रीय सम्मान दिया गया, राजा मानसिंह तोमर। ठीक, राजा मानसिंह तोमर सम्मान किसको मिला, तो राजा मानसिंह तोमर सम्मान जो है यह मिला नीनासम है ना, राजा मानसिंह तोमर सम्मान नीनासम हेग्गोडू या फिर नीलकंठेश्वर नाट्य सेवा संघ कर्नाटक की एक जो संस्था है उसको मिला है राजा मानसिंह तोमर सम्मान। चलिए आगे चलते हैं, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा देर तक बच गए हम लोग। नेक्स्ट बताइए कि दिसंबर 2019 में किसे BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2019 के लिए चुना गया। ऑप्शन एक है ए लुइस हैमिल्टन को, बी दीना एसर स्मिथ को, सी बेन स्टोक, या डी जोस बटलर। चलिए, सही आंसर है इसका बताइए ऑप्शन नंबर सी बेन स्टोक को। ठीक है, BBC पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2019 का सम्मान दिया गया है बेन स्टोक को। यह इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। ठीक, इंग्लैंड के क्रिकेटर बेन स्टोक को दिया गया BBC पर्सनालिटी ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। नेक्स्ट बताइए कि कंप्यूटर में प्रयुक्त मायूस की बॉडी लगभग 50 वर्ष पूर्व बनाई गई थी, उस समय यह किसका बना था। ऑप्शन है आपके पास ए एल्यूमिनियम का, बी प्लास्टिक का, सी इस्पात का, या डी लकड़ी का। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लकड़ी का बना था पहला माउस हमारा। बनाया किसने था, तो एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डग एंजेल बर्ट। ठीक, डग एंजेल बर्ट, इनके द्वारा एक लकड़ी का माउस बनाया गया था और उस समय इसमें सिर्फ और सिर्फ एक बटन था। और कब बनाया गया था, तो 1968 में। ठीक, एक बटन था, लकड़ी का माउस था, 1968 में बनाया गया था।
और बनाया किसने था, तो डग एंजलबर्ट थे, जो कि अमेरिका के वैज्ञानिक थे। ठीक है, आगे चलिए। पूछा जा रहा है कि बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया। ऑप्शन ए है उड़ीसा, बी गुजरात, सी मेवाड़ या डी कश्मीर। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी मेवाड़। देखिए, बाबर ने अपने बाबरनामा में 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया था, एक तो मेवाड़ और दूसरा था विजयनगर। एक मेवाड़ और दूसरा विजयनगर, इन 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख जो है बाबर द्वारा अपनी आत्मकथा बाबरनामा में की गई थी। ठीक है, और बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी, तो बाबरनामा लिखी गई थी तुर्की भाषा में। ठीक है, आगे बताइए। यहाँ पूछा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, बी बलबन, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श क्यों पुकारा जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा दानी था, इसीलिए जो है इसको लाख बख्श कहा जाता था, यानी लाखों को देने वाला। लाख बख्श का अर्थ होता है लाखों को देने वाला। यह जो है महान दानी था, इस वजह से इसको जो है लाख बख्श कहा गया। साथ ही साथ कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक और उपाधि, कुतुबुद्दीन ऐबक की एक और उपाधि थी, वह थी कुरान ख्वाह। क्या थी, कुरान ख्वाह किसकी उपाधि थी, तो कुरान ख्वाह कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि थी। लाख बख्श किसकी उपाधि थी, तो यह भी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की ही उपाधि थी। ठीक है, इसके द्वारा जो है कुछ निर्माण करवाए गए थे, तो उनके नाम भी जान लीजिए। जैसे कि इसने दिल्ली में बनवाया था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया था, और साथ ही साथ एक अन्य अजमेर में बनवाया था अढ़ाई दिन का झोपड़ा। क्या बनवाया था, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ठीक, दो प्रकार की 2 मस्जिदें बनवाई गई थी, एक कुव्वतुल इस्लाम और दूसरी अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ठीक है, विश्व झोपड़ी किसके द्वारा बनवाई गई थी और कहाँ पर है, विश्व झोपड़ी सम्राट अशोक के द्वारा बनवाई गई थी, और यह है आपकी बराबर की पहाड़ियों पर। ठीक है, तो कुव्वतुल इस्लाम और अढ़ाई दिन का झोपड़ा तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवा दिया। इसको कुरान ख्वाह और लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। और कुछ अन्य चीज़ें इसके बारे में थोड़ी सी और जान लीजिए कि इसके द्वारा कुतुब मीनार का भी निर्माण कार्य शुरू करवाया गया था। किसका, कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य शुरू करवाया गया था, जिसको कंप्लीट किया इल्तुतमिश ने। ठीक, कुतुबुद्दीन के निर्माण कार्य को पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने और शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया। ऑप्शन ए है पत्थर की पट्टियों पर, बी मोहरों पर, सी स्तंभों पर या डी सिक्कों पर। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, पत्थर की पट्टियों पर, यानी कि जो शिलालेख हुआ करते थे, पत्थर की पट्टियाँ उसे ही बोलते हैं जो शिलालेख हैं। ठीक, तो शिलालेखों पर पहली बार ही ब्राह्मी लिपि को पढ़ा गया था। किसके द्वारा पढ़ा गया था प्रथम बार, तो प्रथम बार पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। आपको कुछ याद आया, तो देखिए जेम्स प्रिंसेप द्वारा ही जो है सम्राट अशोक के शिलालेखों का सर्वप्रथम विकूटन किया गया था। यह यूँ कहें कि इनके द्वारा ही सर्वप्रथम सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया था। किसके द्वारा, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। ठीक है, तो इससे क्या चीज़ें निकलती हैं, 2 चीज़ें निकलती हैं। देखिए, अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे, अशोक के अभिलेख ज़्यादातर आपको ब्राह्मी भाषा में मिलेंगे। निश्चित तौर पर नहीं, ज़्यादातर अभिलेख अशोक के ब्राह्मी भाषा में हैं। बाकी अन्य भाषाओं जैसे खरोष्टी और अरमाइकी में भी इसके लेख मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताइए कि निम्नलिखित शाहबादगढ़ी और मानसहरा के अभिलेख हैं खरोष्टी और अरमाइकी भाषा में। नेक्स्ट बताइए कि निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है। ऑप्शन ए है अनुस्मृति, बी प्रत्याहार, सी ध्यान या डी धारणा। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अष्टांग योग, देखिए महर्षि पतंजलि द्वारा जो है योग सूत्र की रचना की गई थी। किसकी, योग सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो योग सूत्र की रचना की गई थी महर्षि पतंजलि के द्वारा। इसीलिए इन्हें योग का जन्मदाता भी कहते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम लिखित रूप में बताया था कि योग की विधियाँ क्या क्या होती हैं, इसीलिए यह जो है इन्होंने योग सूत्र में बताया था, और योग सूत्र लिखने के कारण ही पतंजलि को जो है योग का जनक कहा जाता है। अब इनके द्वारा एक अष्टांग योग बताया गया। इसमें अष्टांग योग में क्या क्या बताया गया, तो अष्टांग योग में होते हैं 8 प्रकार के योग, यम, नियम, आसन, यम नियम आसन, प्राणायाम, इतना लिख दूँ चलेगा, आगे जगह नहीं, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, यह अष्टांग योग के भाग हैं। तो निश्चित तौर पर इसमें कहीं मैंने अनुस्मृति की चर्चा की नहीं की, बाकी ये आपको नाम याद रखने हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि किस कहाँ बताया क्या है यह, या तो यह जो है अष्टांग योग हैं।
और कहाँ बताया गया, तो योग सूत्र में बताया गया। किसके द्वारा यह लिखा गया था, तो योग सूत्र लिखा गया था महर्षि पतंजलि के द्वारा, या फिर यूँ कहें कि योग के जनक महर्षि पतंजलि के द्वारा। ठीक है, इनके द्वारा योग को क्या कहा गया था, इनके द्वारा कहा गया था योगः चित्तवृत्ति, योगः चित्तवृत्ति निरोधः, यानी कि योग जो है वह वृत्तियों का पूरी तरीके से निरोध करता है या फिर नाश करता है। आगे बताइए, यहाँ आपको सुमेलित करवाना है, तो सुमेलित करवाने वाले प्रश्नों को भैया आप ही पढ़ते हैं, मैं थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ। रेस्ट मत करने दीजिए, आप लोग किया क्या करिए, जब सुमेलित करवाने वाले प्रश्न आए तब आपको जो है वीडियो को पॉज करके उसको सुमेलित करवाना। मैं इसलिए नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा और सुमेलित करवाने के बजाय आपको ऐसा लगेगा कि मैं ही बता रहा हूँ कि हाँ ये ऐसे ऐसे है। चलिए, तो अब तक आपने सुमेलित करवा लिया होगा। तो देखिए, गुप्त शासकों द्वारा जो है यह बनवाए गए थे, देवगढ़ का मंदिर बनवाया गया था गुप्त शासकों द्वारा, देवगढ़ झांसी, याद आया, दशावतार मंदिर जो है। अब देखिए, चंदेल शासकों द्वारा क्या बनवाया गया था, तो चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो के जो है मंदिर बनवाए गए थे, जिसमें बौद्ध, जैन और विष्णु और शिव के मंदिर थे। विष्णु, शिव और जैन तीर्थंकारियों के मंदिर थे। ठीक है, प्रसिद्ध मंदिर कंदरिया महादेव, ठीक, खजुराहो का। आगे चालुक्यों की बात कर रहे हैं, तो चालुक्यों की राजधानी थी बादामी, और पल्लव जो है यह पनमैले से संबंध रखते थे। ठीक, पनमैले का संबंध पल्लव शासकों से था। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए का 4, ए का 4, ए का 4, ठीक, बी का 3, ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए आगे देखिए, तो यह भी सुमेलित करवाने वाला ही है। आपको बताना है प्राचीन स्थल और पुरातात्विक खोज के बारे में कि वहाँ से क्या क्या मिला। तो जल्दी से सुमेलित करवाइए। हड़प्पन स्थल है ऐसा। चलिए, अब तक आपने सुमेलित करवा लिया होगा वीडियो पॉज करके। तो सही आंसर है इसका, देखिए, लोथल से मिला था आपका गोंदीबाड़ा। ठीक, लोथल से क्या मिला, लोथल से मिल गया गोदीबाड़ा। वहीं कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। अब यहाँ आइए, धौलावीरा से क्या मिला, धौलावीरा से मिला था आपको हड़प्पन लीप के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले शिलालेख। और बनावली से क्या मिला, तो बनावली से पक्की बनी हुई मिट्टी की हल्की प्रतिकृति मिली थी। बनावली हरियाणा में है, धौलावीरा गुजरात में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा बताइए कहाँ, कालीबंगा राजस्थान में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि चंद्रयान 2 के प्रक्षेपण में किस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया। ऑप्शन ए है भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV मैक 3 M1, बी है कि भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV मैक 3 M11, सी ऑप्शन है कि भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV मैक 3 M1, या फिर डी भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV मैक 3 M11। बहुत आसान प्रश्न है, परेशान मत होइए। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चंद्रयान 2 के प्रक्षेपण के लिए, जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया था, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 2 गया था। ठीक है, तो आगे देखिए, भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण GSLV मैक 3 द्वारा, मैक 3 M1 द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था। और चंद्रयान 2 का कुल भार अगर कभी पूछ ले, क्योंकि PCS की परीक्षाएं यहाँ पे पूछ लेता है, तो 3840 मार करके चले आइएगा। कब लॉन्च किया गया था, तो 22 जुलाई 2019। ठीक, 22 जुलाई 2019 को इसको प्रक्षेपित किया गया था। और यह जो है GSLV मैक 3 M1 की पहली जो है व्यावसायिक उड़ान थी। ठीक है, या यूं कहें कि पहली ऑपरेशनल उड़ान थी, व्यावसायिक नहीं, पहली ऑपरेशनल उड़ान थी। इसके पहले GSLV मैक 3 का प्रयोग किया ही नहीं गया था। ठीक है, नेक्स्ट बताइए कि दिसंबर 2019 में संपन्न जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन COP25 की मेजबानी किसने की। ऑप्शन है आपके पास, ए चिली, बी स्पेन, सी ब्राज़ील, या डी दक्षिण अफ्रीका। यह COP25 जो है COP14 से अलग है, जो भारत के नोएडा, ग्रेटर नोएडा में हुआ था। कब, COP14 क्या है, COP14 सम्मेलन हुआ था UNCCD के संबंध में। ठीक, UNCCD, ठीक, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर कॉम्बैट टू डेजर्टिफिकेशन, यानी मरुस्थलीकरण को रोकथाम के लिए जो सम्मेलन हुआ था, यह भारत COP14 का यह भारत में हुआ था, ग्रेटर नोएडा में, भारत के जो इंडिया एक्सपो मार्ट में हुआ था। यह सब चीज़ें जान लीजिए, आपको अभी पिछले लेक्चर में इस बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ बताइए आप लोग फिलहाल कि COP25 की मीटिंग कब हुई थी, मतलब कहाँ पर हुई थी। देश आपके सामने पड़े हुए हैं, और यह सम्मेलन हुआ था संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के पक्षकारों का, जलवायु परिवर्तन के पक्षकारों का। ठीक है, वो मरुस्थलीकरण के विरुद्ध पक्षकारों का सम्मेलन था। चलिए
सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, स्पेन। ठीक, स्पेन के मैड्रिड में हुआ। तो पहले हालांकि यह चिली में होने वाला था, लेकिन चिली में जो है स्थितियां न सही होने के कारण इसका आयोजन मैड्रिड में कर दिया गया। मैड्रिड स्पेन में है। ठीक, स्पेन के मैड्रिड में कर दिया गया इसका आयोजन। किसका? जलवायु संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों का। ठीक, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों का COP25 का सम्मेलन 2 से 13 दिसंबर के बीच, 2 से 13 दिसंबर 2019 की बात हो रही है, 2 से 13 दिसंबर 2019 के बीच मैड्रिड स्पेन में किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे पूछा जा रहा है पेट्रोटेक 2019 का आयोजन किया गया। ऑप्शन है आपके पास ए गाजियाबाद, चलिए यहाँ बताइए कि पेट्रोटेक 2019 का आयोजन किया गया। ऑप्शन है ए गाजियाबाद, बी लखनऊ, सी कानपुर अथवा डी ग्रेटर नोएडा। चलिए ग्रेटर नोएडा यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। पेट्रोटेक 2019 का आयोजन जो है यह ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित किया गया था। ठीक है, यह भारत का जो है अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस की प्रदर्शनी से संबंधित सबसे बड़ा आयोजन होता है। द्विवार्षिक यानी 2 वर्ष में एक बार इसका आयोजन किया जाता है पेट्रोटेक 2019। ठीक, 2 वर्ष में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। इस बार इसका आयोजन किया गया था 10 से 12 फरवरी 2019 को। ठीक, 10 से 12 फरवरी 2019 को पेट्रोटेक इंडिया का आयोजन ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में किया गया था। और यह एशिया का सबसे बड़ा जो है आयोजन होता है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा तेल और गैस के संबंध में आयोजन होता है। इस बार इसका विषय था, क्या था? नवाचार एवं सहयोग के द्वारा, नवाचार एवं सहयोग थीम है इसकी, नवाचार एवं सहयोग के द्वारा नए ऊर्जा विश्व का विन्यास करना। नए ऊर्जा विश्व का विन्यास करना थोड़ा लबाड़ा है कि नहीं? देखिए पेट्रोटेक 2019 का थीम क्या थी? तो नवाचार एवं सहयोग के द्वारा नए ऊर्जा विश्व का विन्यास करना। ठीक है, कहाँ आयोजित हुआ था? तो ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में इसका आयोजन हुआ था। कब से कब हुआ था? तो 10 से 12 फरवरी 2019 के मध्य हुआ था। अगला बताइए कि नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत में बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान था? ऑप्शन है ए 20, बी 21, सी 22वां या डी 23वां। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर, बताइए कौन सा होना चाहिए? पढ़ा होगा आप सबने करंट। चलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 21वां स्थान था इसमें उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश का इसमें बड़े राज्यों में कितने राज्य थे? तो बड़े राज्यों में 21 राज्य ही थे, यानी उत्तर प्रदेश का स्थान सबसे नीचे था और 20वें नंबर पे था बिहार। ठीक, बिहार 20वें नंबर पे था और उत्तर प्रदेश था 21वें नंबर पे। बात कर लेते हैं स्वस्थ राज्य प्रगतिशील 2019 के रैंकों के बारे में। तो उस सर्वोच्च रैंक किसका किसका था इसके बारे में जान लीजिए। तो आंध्र प्रदेश और केरल सबसे प्रथम रैंक पर था। ठीक, केरल को पहला स्थान मिला था, उसके बाद था आंध्र प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा। वहीं सर्वाधिक जो है जिन्होंने जो है वर्ष के आधार पर वर्ष में सबसे ज़्यादा प्रगति की, ठीक है, स्वास्थ्य के संबंध में सबसे ज़्यादा प्रगति करने वाले, मतलब एक साल के अंदर अंदर जिन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रोथ दर्ज की, वो कौन से राज्य थे? तो वे 3 राज्य थे। हरियाणा, एच लिख दे रहा हूँ, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर ग्रोथ करने वाला राज्य था राजस्थान और तीसरे पर था अपना झारखंड। ठीक, हरियाणा, राजस्थान और झारखंड यह सर्वाधिक ग्रोथ यानी कि वार्षिक प्रगति प्रदर्शन के आधार पर सबसे उच्च रैंक के 3 राज्य थे। और केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जो है यह सर्वोच्च रैंक के 3 राज्य थे। ठीक है, वहीं बिहार और उत्तर प्रदेश की रैंक सबसे नीचे थी, जिसमें बिहार 20वें स्थान पर और उत्तर प्रदेश 21वें स्थान पर था। बड़े राज्यों की बात हो रही है। आगे बताइए कि निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है, यानी टेस्टिंग में प्रयोग किया जाता है खाने की वस्तुओं की? बताइए। ऑप्शन है ए साइट्रिक एसिड, बी पोटेशियम क्लोराइड, सी सोडियम बेंजोएट या फिर डी सोडियम क्लोराइड। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सोडियम बेंजोएट। इसका फार्मूला भी आपको थोड़ा सा देख लीजिए, NaC7 है, NaC7H5O2। ठीक, फार्मूला आपको इसलिए देखना है, कभी कभी प्रश्नों में केवल फार्मूला दे देता है। NaC7H5O2 का प्रयोग जो है खाने के परिरक्षण या खाने की टेस्टिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, नाम है इसका सोडियम बेंजोएट। आगे बताइए कि उत्तर प्रदेश का गंगा एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नहीं जाएगा? ऑप्शन है ए फरुखाबाद, बी उन्नाव, सी बदायूं या डी आगरा। टाइम हम कवर कर ले रहे हैं,
चलिए ठीक है। चलिए, यह जो है उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले से होकर के नहीं जाएगा, नाम ही गंगा है, गंगा आगरा में कहाँ है कि नहीं। बाकी फर्रुखाबाद, उन्नाव, बदायूं, अन्य शहरों के नाम जान लीजिए, ज्योतिबा फूले नगर, हापुड़, संभल, शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, रायबरेली और प्रतापगढ़ के बाद अंत में प्रयागराज आ जाएगी यह गंगा एक्सप्रेस वे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुल लंबाई जान लीजिए इसकी कितनी है, लेंथ पूछ लेता है तो कुल लंबाई है 596 किलोमीटर। शहरों का नाम, अच्छा चलिए आपको लिख के दे देता हूँ, तो ज्योतिबा फूले नगर, ठीक, ज्योतिबा फूले नगर है, हापुड़, बदायूं नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, उन्नाव नीचे लिखा हुआ है, फर्रुखाबाद नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। वहीं हापुड़ के बाद संभल, शाहजहाँपुर SPN लिख दे रहा हूँ, फर्रुखाबाद FR लिख दे रहा हूँ, हरदोई को HR लिख दे रहा हूँ, रायबरेली को R और प्रतापगढ़ को P और प्रयागराज को PJ। ठीक, तो कहाँ 596 किलोमीटर कुल लंबाई होनी है गंगा एक्सप्रेसवे के प्रथम चरण की। और यह किस किस नगर से होकर के जाएगा, तो ज्योतिबा फूले नगर, हापुड़, संभल, शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज और कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया भाई, फर्रुखाबाद, उन्नाव और बदायूं, इन शहरों से होकर के गंगा एक्सप्रेसवे गुजरेगी। नेक्स्ट बताइए कि 2022 का फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा। ऑप्शन ए है UAE, B कतर, C जापान या D तुर्की। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर B, कतर द्वारा जो है 2022 फीफा विश्व कप का मेजबानी किया जाएगा। यह जो है फीफा विश्व कप का 22वां संस्करण भी होगा। ठीक है, आगे बताइए कि निम्नलिखित में से कौन शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO का कौन मेंबर सदस्य में कौन शंघाई बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, निम्नलिखित में से कौन शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य देश नहीं है, पूछा जा रहा है सीधे सीधे कि SCO का कौन सा सदस्य देश नहीं है। ऑप्शन ए है उज्बेकिस्तान, B कजाकिस्तान, C पाकिस्तान या D मंगोलिया। चलिए देखिए, मंगोलिया जो है यह SCO का सदस्य देश नहीं है। ठीक है, कौन कौन से सदस्य देश हैं तो यह भी जानते रहिए, 3 देश तो यहीं दिया हुआ है, उसके अलावा भारत, इंडिया, पाकिस्तान का P, ठीक, चाइना का C, रूस का R और कौन कौन है बताइए, भारत, पाकिस्तान, चाइना, रसिया, किर्गिस्तान नीचे दिया है, किर्गिस्तान, ठीक, किर्गिस्तान लिख दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, ठीक, भारत, पाकिस्तान, चाइना, रसिया, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और एक और सदस्य देश है वह है उज्बेकिस्तान। ठीक, पाकिस्तान तो लिखा हुआ था, आपने बताया नहीं। देखिए, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, भारत, चाइना, रसिया, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान, यह 8 सदस्य देश हैं SCO के। ठीक है, नेक्स्ट बताइए कि 2019-21 की अवधि के लिए किसने विश्व के निचले निकायों के संघ विश्व के निर्वाचन निकायों के संघ AWEB के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। ऑप्शन ए है VS संपत, B अचल कुमार ज्योति, C ओम प्रकाश रावत या D सुनील अरोरा। चलिए, विश्व निर्वाचन निकाय संघ के अध्यक्ष की अध्यक्षता ग्रहण का अध्यक्ष बनाया गया है सुनील कुमार अरोरा या सुनील अरोरा जी को। ठीक है, किसका अध्यक्ष बनाया गया, विश्व निर्वाचन निकाय संघ का, ठीक, या फिर AWEB जिसे कहते हैं, इसका अध्यक्ष बनाया गया है 2 वर्षों के लिए। ठीक है, भारत को असल में 2 वर्षों के लिए इसकी अध्यक्षता मिली थी, तो भारत ने इसकी अध्यक्षता करने के लिए सुनील अरोरा जी को अपॉइंट किया है, या फिर यूँ कहें कि उनको जो है अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक, आगे बताइए, नीचे पूछ रहा है, मैथ का क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि दी गई भिन्न का आरोही क्रम क्या है, तो 3/8, 3/5, 2/3 और 1/2। अब इनका आरोही क्रम लगाइए आप। भैया सिंपल है, इसको दशमलव में बदलते चले जाओ, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर C। दशमलव में कैसे बदलोगे, तो 8 का भाग 3 से दे दो, 8 का भाग 3 से दे दो, कैसे जाएगा, 0.3, ठीक, दशमलव लगा 0 लगाएंगे, 8 त्रिक 24, 24 ऐसे करते करते एंड सो ऑन करते करते आप निकाल लो, आपको पता चल जाएगा। फिर बात दशमलव को आरोही अवरोही क्रम में लगाना आपके लिए आसान रहता है। नेक्स्ट बताइए कि वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे 20, 25, 35, 40 से भाग देने पर क्रमशः 13, 18, 28 तथा 37 शेष बचता है। ऑप्शन है 1391, B 1393, C 1407 या D 1405। चलिए, इसको निकालने के लिए आपको करना क्या रहता है, ऐसी संख्याओं को निकालने के लिए देखिए, सबसे पहले देखिए 20, 25 और 35, 40 है ना, इससे भाग देना है किसमें, 13, 18 और 28 और 33 शेष बच रहा है, तो 20 में से आप 13 घटा दीजिए, क्या आएगा 7। 25 में से आप 18 घटा दीजिए, क्या आएगा
7। 28 में से आप 35 में से आप 28 घटा दीजिए, क्या आएगा? 7। ठीक, और 40 में से आप 33 घटा दीजिए तो सीधा सीधा आंसर 7 आएगा। सब जगह 7 7 आ रहा है, यानी कि अब ये तो मिल गया 7 7 7। ठीक, अब क्या करना है आपको? 20 25, यह जो दिया हुआ है 20 25 35 और 40। ठीक, 7 को एक जगह अलग लिख के रख लीजिए। ठीक, 20 25 35 और 40 दिया हुआ है, इन सब का एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक, इन सब का एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो 20 यहाँ लिखिए, कॉमा 25 यहाँ लिखिए, कॉमा 35 यहाँ लिखिए, कॉमा 40 यहाँ लिखिए। इन सब का एलसीएम निकाल लीजिए। 2 से जाएगा, 2 5 2 10 आ जाएगा। 25 को 25 ही रहने दीजिए, 25 नहीं जाएगा। 35 को 35 ही रहने दीजिए, 35 नहीं जाएगा। 40 जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर जो है 2 से डिवाइड कर दीजिए, फिर 5 आ जाएगा। फिर ऐसे ही 25 को 25 रहने दीजिए, 35 को 35 रहने दीजिए, 20 को 10 कर दीजिए। फिर एक बार 2 से कर दीजिए या 5 से कर दीजिए, जैसी आपकी इच्छा। फिर से 2 से कर दीजिए तो एक यहाँ पर भी हो जाएगा और सब इकट्ठे 5 से चले जाएंगे। 25 और 35 और 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 से करते हुए चले जाइए जब तक 1 ना मिल जाए आपको। ठीक, तो इस प्रकार से एलसीएम निकाल लेने के बाद आपको अंततः इसका एलसीएम मिलेगा 1400। ठीक, अब इस 1400 में से आप जो आपका शेष बचा था 7, उस 7 को जो है घटा दीजिए, यानी कि 1393 आएगा और यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बताइए कि ए बी सी ने मिलकर एक चारागाह 888 रुपये पर किराए में 888 रुपये पर लिया। ठीक, किराए पर एक चारागाह ए बी सी लेते हैं 888 रुपये में। फिर चारागाह में ए की 20 भेड़ें 2.5 माह चरी, बी की 30 भेड़ें 4 माह चरी, सी की 36 भेड़ थी वह 3.5 माह चरी। अपने हिस्से का सी को कितना पैसा अब देना होगा? ऑप्शन ए है आपके पास 358 रुपये, बी है 360 रुपये, सी 378 या डी 396। चलिए सही आंसर बताने से पहले चलते हैं सही आंसर निकालने के लिए। तो देखिए, ए की भेड़ों ने कुल कितना भाग चरा होगा यह निकाल लीजिए। तो 20 गुणे 2.5 कर दीजिए, आपको ए की भेड़ों द्वारा चरा हुआ कुल भाग मिल जाएगा। कितना भाग चरेंगी यह? तो 20 गुणे 2.5 आपका आ जाएगा 50। वहीं बी की भेड़ें कितने भाग को चरेंगी? तो 30 गुणे कितना है 4 माह है ना, तो 120 आ जाएगा। और ए की भेड़ें 3.5 माह चरती हैं, 36 भेड़ थी तो 36 गुणे आपको 3.5 करना है और यह आ जाएगा आपका कितना बताइए? यह आ जाएगा 126। तो क्या मिल गया? 50, 120 और 126 हमको मिल गया। यह सभी भाग थे। तो अब इनका अनुपात निकाल लीजिए, 50, 120 और 126 का। 50 अनुपाते क्या निकालना है? 120 अनुपाते 126। इन सब का अनुपात निकाल लीजिए, क्या आएगा बताइए? 25, इसको और काट लीजिए थोड़ा सा तो आ जाएगा आपका 25, 60 और 63 आ जाएगा। ठीक, 2 से काट लीजिए ना, 2 25 से 25, 60 और 63, 2 छंग 12 और 2 तिहाई 6, 63 आ जाएगा। ये अनुपात आ जाएगा, यानी कि अनुपाती योग तो इनका इतना है। अब जब अनुपाती योग पता चल गया तब तो बहुत आसान हो गया। अब क्या आसान? अब सी के लिए निकालना है। तो सी के लिए क्या है? 60 है ना, सी का 60 नहीं 63 है। ठीक, सी का 63 भाग है तो सी की भेड़ 63 भाग खा रही है, तो 63 और कुल कितना है प्लस कर लीजिए इनको, तो कुल कितना आ जाएगा? कुल आ जाएगा 148। ठीक है, कुल 148 है तो 63 भाग खा रही हैं कितने में से? 148 में से। और कुल कितना रुपया है उसका गुणा कर दीजिए, 888। ठीक, इसका गुणा कर दीजिए, आपको सही आंसर मिल जाएगा और सही आंसर आएगा 378, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, 378 समझ गया कैसे निकालना है? ऑप्शन नंबर सी सही है, 378। आगे बताइए, यहाँ पूछा जा रहा है कि एक कार्यालय में 72% कार्मिक शीतल पेय अधिक पसंद करते हैं। ठीक, कर्मचारी जो हैं उसमें 72% लोग ठंडा पीते हैं और 44% चाय। 44% को कोरोना होने की संभावना कम है कि नहीं? चलिए, 72% कार्मिक जो है शीतल पेय अधिक पसंद करते हैं और 44% चाय अधिक पसंद करते हैं। यदि इनमें से प्रत्येक शीतल पेय अथवा चाय पसंद करते हों और 40 लोग जो है दोनों पेय पसंद करते हैं, उनको ठंडा भी चाहिए गर्म भी चाहिए, ठीक, चाय और ठंडा दोनों, तो उस कार्यालय में कर्मियों की संख्या पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 250, बी 240, सी 220 या डी 210। यार लाइक जरूर करते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिए, है कि नहीं? सब्सक्राइब किए बिना आपके मज़ा नहीं आने वाला है भाई। चलिए बताते हैं कौन कौन ज़्यादा पसंद करेगा। सिंपल है, बहुत आसान है। जैसे ऐसे प्रश्न आ जाए ना तो आपको करना क्या है, 72 + 44 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? ठीक, 72 + 44 कर दीजिए, यह कितना आएगा? 4 2 6 और 7 4 11, 116 आ रहा है ना। 100 से तो ज़्यादा है, 100 से कितने लोग? 40 लोग दोनों पे पसंद कर रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक,
100 से कितना ज़्यादा है? 100 से 16 ज़्यादा है, यानी कि 16% ज़्यादा हमको बता रहा है ये। ठीक, तो 16% वैसे लोग हैं जो दोनों चीज़ें पसंद करते होंगे। अब निकाल लीजिए, मान लीजिए कर्मचारियों की कुल संख्या थी x, ठीक, x मान लिया हमने, कर्मचारियों की कुल संख्या x थी। तो x का अगर 16% हमको निकालना हो, x का 16% अगर आपको निकालना हो, तो यह दिया हुआ है ना 40, दिया है 40 लोग दोनों पेयों को पसंद करते हैं, या वही 16 लोग हैं जो दोनों 16% है, जो 40 यहाँ दिया हुआ है। तो 16% की वैल्यू 40 है। चाहे तो आप यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल करके इसको निकाल लीजिए, चाहे ऐसे निकाल लीजिए, x का 16% निकाल लीजिए, 40 दिया हुआ है। तो इसको क्या करना है, 16% को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 16/100 ये गुणे x बराबर 40। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, सही आंसर आ जाएगा आपका 250। ठीक, ये इधर जाएगा ना, ऐसे इधर आ जाएगा, तो यहाँ 100 गुणे ऊपर हो जाएगा, नीचे 16 हो जाएगा। ठीक, नीचे 16 हो जाएगा। अब तो कैलकुलेट कर ले बाबा, x बराबर बस इतना आएगा। चल, एक निर्माता किसी मशीन को 20% लाभ के साथ थोक विक्रेता को बेचता है। आगे बताइए कि थोक विक्रेता 10% लाभ के साथ खुदरा विक्रेता को बेच देता है। ठीक, पहले 20% के लाभ पे निर्माता बेचता है थोक विक्रेता को। ठीक, फिर थोक विक्रेता 10% लाभ के साथ खुदरा विक्रेता को बेचता है। फिर खुदरा विक्रेता जो रहता है वह 15% लाभ के साथ मशीन को 455.40 रुपये में ग्राहक को बेच देता है। अब निर्माता की लागत पूछ रहा है, यानी इसकी लागत पूछ रहा है बनाने में कितनी आई। ऑप्शन है ए 300 रुपया, बी 226 रुपया, सी 280 रुपया, या डी 260 रुपया। चलिए ऐसे करते हैं, देखिए पहले तो मान लेते हैं कि निर्माण की लागत आई होगी 100% होगी। ठीक है, तो 100% के बाद उसने लाभ कितना लिया निर्माता ने, 20%, यानी 100 + 20 कितना होगा, 120% होगा। तो निर्माता जो है वह 120% में बेच देता है। ठीक, सब x मान लेते हैं इसको लागत उसकी, तो x का 120% पर वह बेच देता है, यानी कि x 120/100। अब उसके बाद इसको कौन बेचता है, उसके बाद इसको थोक विक्रेता बोलता है। ठीक, यहीं पर सब करते जाइए, गुड़े कर दिया मैंने। ठीक, यहीं पर सब करते हैं। अब उसको थोक विक्रेता 10% लाभ के साथ बेचता है, किसके, 120 गुणे 100 का 10%, 110% है, तो यहाँ पर हो जाएगा 110 गुणते 100। अब इसका एक 10% का लाभ हो गया न्यू विक्रेता, उसका किसका, थोक विक्रेता का। थोक विक्रेता के बाद खुदरा विक्रेता के पास सामान आता है, यह कितने प्रतिशत लाभ पे बेचता है, यह बेचता है 15% लाभ पे। तो यहाँ पर सिंपल गुणा कर दीजिए, और कितना, 115। ठीक, 100 ही हमने माना था ना, 115 आप कर लीजिए इसका, तो 115/100। ठीक, बाकी क्या दिया हुआ है, निर्माता खुदरा विक्रेता कितने में बेचता है, तो खुदरा विक्रेता इसके बराबर में कितने में बेचता है, 455.40 रुपये में। बस अब आपको यहीं पर कैलकुलेट कर लेना है, 455.40। यहाँ आप इसको आप टोटल कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए जैसे जैसे क्रम है ना, सिंपल, पहले वस्तु का मूल्य मान लीजिए x रुपया, उसके बाद आपको जैसे जैसे प्रॉफिट होता जा रहा है वैसे वैसे गुणा करते चलिए, लॉस होता जा रहा है तो घटाते चलिए। ठीक, 100 मान लीजिए एग्जैक्ट, अगर लॉस हो रहा है तो 80 गुणे ये करते चलिए, 80 गुणे 100, फिर ये गुणे 100, फिर वो गुणे, मान लीजिए 20% का लॉस होता तो 80/100 कर देते। ठीक, चलिए सही आंसर बता देता हूँ आपको। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 250। 250 कहाँ है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक, 300 रुपये। ठीक, आगे बताइए, ये वाला बताया था ना मैंने आंसर इसका आंसर आएगा 250। ठीक, कार्मिकों की कुल संख्या 250 है इसका, और इसका आएगा 300। यहाँ बताइए कि जनवरी 2019 में घोषित आईसीसी पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि विराट कोहली ने 3 पुरस्कार जीते, आईसीसी वर्ष का क्रिकेटर हेतु सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, दूसरा आईसीसी वर्ष का पुरुष टेस्ट खिलाड़ी, और तीसरा आईसीसी वर्ष का एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। और कथन 2 है कि वह ऐसा करने वाले केवल दूसरे क्रिकेटर हैं। आपको बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों 1 और 2, या फिर डी न तो 1 न ही 2। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1, केवल पहला कथन सही है, और दूसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि वे ऐसा करने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, वे ऐसा करने वाले पहले क्रिकेटर हैं। इसके पहले किसी ने भी तीनों पुरस्कार एक साथ नहीं जीता था। तीनों पुरस्कार आईसीसी का वर्ष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का कौन सा पुरस्कार है, यह है सर गारफील्ड पुरस्कार, वर्ष का पुरुष टेस्ट खिलाड़ी पुरस्कार, और आईसीसी का एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पुरस्कार। यह तीनों ही विराट कोहली ने जीता है, और ऐसा करने वाले वह पहले खिलाड़ी हैं। 2019 के लिए यह पुरस्कार उन्होंने जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए।
कि केंद्रीय बजट 2019-20 की घोषणाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन है कि जल जीवन मिशन 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को हर घर जल पाइप से जलापूर्ति सुनिश्चित करना है। दूसरा है जल शक्ति अभियान संवेदनशील और अधिक जल दोहन वाले चिन्हित ब्लॉकों में कार्य करेगा। आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या डी न तो 1 न ही 2। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 2 कथन 2 सही है। यह कथन किस लिए गलत है बताइए। जल जीवन मिशन 2022 तक के लिए नहीं लाया गया। जल जीवन मिशन का लक्ष्य है 2024 तक। ठीक, लक्ष्य सेम है, लेकिन यह है 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को हर घर जल है इस योजना का नाम, या फिर पाइप से सभी को जल की आपूर्ति की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी के घरों तक पाइप पहुंच जाए। ठीक है, ग्रामीण परिवारों तक भी। लास्ट डेट इसकी 2024 है, 2022 नहीं है। बाकी जल शक्ति अभियान के तहत कुछ संवेदनशील जिले चिन्हित किए गए या फिर ब्लॉकों को चिन्हित किया गया जहाँ पर जल का सर्वाधिक दोहन होता है। ठीक, तो वहाँ पर अतिदोहन को रोकने के उपाय किए जाएंगे। ठीक है, 256 जिले हैं इसके तहत और 1592 विकास खंड हैं। ठीक, कार्यान्वयन कौन करेगा इसी पूरी योजना का, तो इस पूरी योजना का कार्यान्वयन करेगा जल शक्ति मंत्रालय और राज्य सरकार। जो नया जल शक्ति मंत्रालय आपका नहीं बना है, जल इतना तो आप कर ही लेंगे, जल शक्ति मंत्रालय और राज्य सरकार इन दोनों योजनाओं का क्रियान्वयन करेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे पूछा जा रहा है कि भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था। ऑप्शन ए है मिथाइल आइसोसाइनाइड, बी नाइट्रोजन ऑक्साइड का रिसाव, सी सल्फर डाइऑक्साइड का रिसाव, या डी कार्बन मोनोऑक्साइड का रिसाव। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव भोपाल गैस दुर्घटना का प्रमुख कारण था। यह हुआ कब था, तो यह हुआ था 2 से 3 दिसंबर 1984। ठीक, 2 से 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव होने के कारण भोपाल गैस दुर्घटना कांड हुई थी। ठीक है, फैक्ट्री का नाम क्या था, तो यूनियन कार्बाइड प्लांट था। ठीक है, अगला बताइए कि पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है। ऑप्शन ए है सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र या सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, बी नल्ला वन, सी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, या डी शेषाचलम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, ब्रैकेट में शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र। जीवमंडल को बायोस्फीयर बोलते हैं और बाघ आरक्षित क्षेत्र को टाइगर रिजर्व बोलते हैं। चलिए, यह जो है सत्यमंगलम बाघ टाइगर रिजर्व, बाघ आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, या फिर सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व क्षेत्र है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदुओं के बीच में। ठीक है, और एक पहाड़ी भी पड़ती बताइए नीलगिरी हिल्स है। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी घाटों के मिलन पर नीलगिरी हिल्स है। हालांकि यह पड़ती पश्चिमी घाट का दक्षिणी विस्तार है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, और पड़ती कहाँ है, तो इन दोनों पहाड़ियों को जो गांठ जोड़ती है वहीं पर आपकी नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, और वहीं पर आपको मिल जाएगा सत्यमंगलम बाघ आरक्षित या सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व क्षेत्र। और यह है कहाँ पर सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व क्षेत्र, यह है तमिलनाडु में। ठीक है, यहाँ पर टाइगर के अलावा हाथी मिलेगा, यहाँ पर टाइगर के अलावा और क्या मिलेगा, और लकड़बग्घा भी मिलेगा। हाथी तो हाथी, लकड़बग्घा भी मिलेगा, बग्घा, ठीक, बग्घा नहीं लकड़बग्घा, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक करते चलिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। नेक्स्ट बताइए कि भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छेदन हेतु न्यूनतम संसूती भूमि क्षेत्र है। ऑप्शन ए है 25%, बी 33%, सी 43%, या डी 53%। चलिए, इसका तो बहुत आसान प्रश्न है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 33% को माना गया है एक उपयुक्त वनाच्छादन की। इसके इतना वनाच्छादन भारत में अगर रहेगा, भारत की कुल भूमि के अगर 33% क्षेत्र पे वनाच्छादन रहता है, या फिर 1/3 भूभाग पर भारत के अगर वन रहते हैं, तो भारत में पारिस्थितिक संतुलन बना रहेगा। वहीं यह बदल जाता है पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों के संदर्भ में, यह आंकड़ा बदल करके हो जाता है पर्वतीय या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में, यह आंकड़ा बदल करके हो जाता है 1/3 की जगह 2/3। ठीक, 2/3 के क्षेत्रों में, मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में 2/3 वनाच्छादन होना चाहिए, और बाकी कुल टोटल एरिया में तो होना चाहिए 1/3। और केवल अगर पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 2/3 एरिया में वनाच्छादन होना ही चाहिए, जिससे कि भूस्खलन, अपरदन आदि चीज़ों को रोका जा सके तथा भारत में पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखा जा सके। नेक्स्ट है कि भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना प्रकाशित हुई। ऑप्शन ए है 2008 में, बी 2012 में, सी 2014 में, या डी 2015 में। चलिए, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा जो है जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना का प्रकाशन किया गया था वर्ष 2008 में। ठीक है, याद कर लीजिए, इसे प्रश्न आता है सीधा सीधा।
नेक्स्ट बताइए कि भारत के प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए है भावनगर में, बी जामनगर में, सी मुंबई में, या डी पुडुचेरी में। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जामनगर। ठीक, भारत का जो है प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी भारत के जामनगर में बनाया गया है। ठीक है, यह जो है कहाँ पर है जामनगर, तो कच्छ की खाड़ी में आपको मिल जाएगा। और वहीं कच्छ की खाड़ी में आपका एक राष्ट्रीय संस्थान भी है जिसका नाम है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। नहीं समझ में आया तो है मरीन नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट सुमिलित करवाने वाला है, मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगा और आप जो है इसे वीडियो को पॉज करके सुमिलित करवाइए। मुझे भी लग रहा है पॉज करना पड़ेगा क्योंकि कर चुका मैं और आ गया मैं पॉज करके, इसलिए पॉज किया था कि वो कमेंट वाला ऑप्शन आने लगा था, उसे हटाना था। चलिए तो बताइए फटाक से वीडियो पॉज करके। ठीक है, अब तक आपने वीडियो को पॉज करके अपना आंसर टिक कर लिया होगा। देखिए पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, जिस पक्षियों का अध्ययन किया जाता है आर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। वंशागत की बात की जा रही है तो सीधे सीधे आप जेनेटिक्स से लगा सकते हैं। पर्यावरण इकोलॉजी और जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है पेलियोबायोलॉजी के अंतर्गत। ठीक, जीवाश्म का अध्ययन पेलियोबायोलॉजी, पर्यावरण इकोलॉजी, वंशागति जेनेटिक्स और पक्षियों का आर्निथोलॉजी। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? अब तो लगा लेंगे, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, सी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ का, या फिर लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या फिर BHU की स्थापना कब हुई थी? काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1916 में। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1965 में। और लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1921 में। ठीक है, 1921 में लखनऊ यूनिवर्सिटी बनी थी। BHU बना था 1916 में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ का 1965 में बनाया गया था। नेक्स्ट बताइए, सुमेलित करवाने वाला है आपको। वीडियो को पास करने के फटाक से इन मेलों को इनके स्थानों से सुमेलित करवा दीजिए। ठीक है, माघ मेला इलाहाबाद नहीं प्रयागराज, तो एक तो मैं बता दिए। चलिए, तो अब तक आपने वीडियो को पॉज करके अपना आंसर टिक कर लिया हुआ। देखिए माघ मेला कहाँ लगता है, तो माघ मेला लगता है आपका प्रयागराज इलाहाबाद या फिर प्रयागराज। ठीक, झूला मेला कहाँ लगता है, झूला मेला आपका वृंदावन में लगता है। ठीक है, कृष्ण जी झूला झूलते थे तो झूला मेला वहाँ लगता है। पशु मेला कहाँ लगता है, पशु मेला लगता है आपके बटेश्वर में। और फिर एक बसता है देवा मेला और एक जिला भी बसता है, वह बसता है बाराबंकी। ठीक, देवा मेला बाराबंकी में लगता है। फिर से एक बार देख लीजिए, तो माघ मेला इलाहाबाद में लगता है, झूला मेला वृंदावन में लगता है, पशु मेला बटेश्वर में और देव मेला लगता है बाराबंकी में। सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कार्तिक एक लोक नृत्य है। ऑप्शन ए है बुंदेलखंड का, बी अवध का, सी पूर्वांचल का, या डी रोहिलखंड का। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बताइए ए। कार्तिक जो लोक नृत्य है यह बुंदेलखंड का है। ठीक है, इसमें जो है नाचने वाला रहता है वह श्री कृष्ण का रूप लेता है। श्री कृष्ण नर्तक जो है वह कृष्ण और गोपियों का रूप बन लेकर के डांस करते हैं। ठीक, नर्तक जो है वह कृष्ण और गोपियों का रूप लेकर के नृत्य करते हैं। कार्तिक नृत्य के अंतर्गत यह एक लोक नृत्य है जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र का। ठीक है, वहीं अगर और बात करें तो अवध का जो नृत्य है, अवध के नृत्य को अवध के लोक नृत्य को क्या बोला जाता है? वहाँ बोला जाता है कलाबाजी। ठीक, कलाबाजी नृत्य बोला जाता है अवध में। और जो नर्तक होता है वह मोर बाजा लेकर के कच्ची घोड़ी पर बैठ करके नाचता है। ठीक, मोर बाजा लेकर के कच्ची घोड़ी पर बैठ करके नाचता है। किस नृत्य में? कलाबाजी में। और कहाँ पर होता है? तो यह अवध क्षेत्र में होता है। ठीक है, वहीं अगर बात करें पूर्वांचल की, तो पूर्वांचल में जो नृत्य होता है उसको बोलते हैं लोक नृत्य। पूर्वांचल के लोक नृत्य को बोलते हैं नटवारी। क्या बोलते हैं? नटवारी लोक नृत्य पूर्वांचल का है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इतना एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ फिर भी अगर आप उत्तर को गलत करके आएंगे तो ठीक नहीं होगा, और बिना लाइक के चले जाएंगे तब तो भाई बहुत गलत हो, अन्याय होगा, है कि नहीं। नेक्स्ट बताइए कि उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। ऑप्शन ए है रायबरेली, बी प्रतापगढ़, सी फैजाबाद, डी इलाहाबाद। चलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद। ठीक, प्रतापगढ़। ठीक, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ में होता है। अगला बताइए कि उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती है? ऑप्शन आपके सामने है, ए 6, बी 7, सी 8, डी 9।
चलिए सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी 9। ठीक, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 9 राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा मिलती है। केंद्र शासित प्रदेश है अपना नई दिल्ली और बाकी अन्य राज्य हैं, बताइए अन्य राज्य। सिंपल मैप उठाइए और देख लीजिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, कि आपको ना मिले कहीं पर, हर जगह ऐसा मिल जाएगा आपको। देखिए अगला बताइए, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे? ऑप्शन ए है हेमवती गोविंद वल्लभ पंत, सी हेमवती नंदन बहुगुणा, सी कृष्ण चंद्र पंत या डी नारायण दत्त तिवारी एनडी तिवारी। चलिए सही आंसर है इसका आपका कृष्णचंद्र पंत। यह देखिए गोविंद वल्लभ पंत के पुत्र थे और कैबिनेट मंत्री और योजना आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है। यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बने थे। अगला बताइए कि मानव विकास प्रतिवेदन 2019 के अनुसार, या फिर यूँ कहें कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, अब बताइए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 के अनुसरण में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। कथन है ए, यह पहला कथन है कि भारत का स्थान 189 देशों में 129वां है। कथन 2 है कि मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय पर आधारित है। और कथन 3 है कि ब्रिक्स के अन्य देशों के मुकाबले भारत निम्नतम स्थान पर है। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है केवल 2, 3, ऑप्शन बी है 1, 2, 3 और ऑप्शन सी है 1 और 2 और ऑप्शन डी है केवल 2। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3 तीनों ही कथन सही है, ठीक है। किसके द्वारा यह ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है? यह जारी किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक। इसके द्वारा जो है एसडीआई इंडेक्स को 3 संकेतकों के आधार पर, किसके किसके संकेतक यहाँ दिए ना, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। और 2019 की मानव विकास रिपोर्ट या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 में जो है भारत को स्थान मिला है 129वां। कुल देश थे 189 और भारत के स्थान जो ब्रिक्स के अन्य देश हैं, ब्रिक्स BRICS, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन सभी देशों में भारत का स्थान सबसे नीचे है, ठीक। बाकी सभी देशों का स्थान जो है भारत से ऊपर है। अगर बात करें सर्वोच्च स्थान की तो एसडीआई में सबसे ऊपर का स्थान मिला है नॉर्वे को और सबसे निम्न स्थान पर यानी कि सबसे निचले स्थान पर 189वें नंबर पर रहा है नाइजर, ठीक है। आगे चलते हैं, बताइए विशेष आर्थिक जोन अधिनियम भारत में कब प्रभावी हुआ था? ऑप्शन ए है 2004 में, बी 2005 में, सी 2006 में या डी 2007 में। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 2006 में यह अधिनियम प्रभावी हुआ था। लागू कब हुआ था और पारित कब हुआ था? तो देखिए इस अधिनियम को जो है 2005 में संसद द्वारा, मई 2005 में संसद द्वारा पारित कर दिया गया था और यह 23 जून 2005 को इसको राष्ट्रपति को मंजूरी भी मिल गई थी, ठीक है। 23 जून 2005 को राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन यह तुरंत प्रभाव में नहीं आया था। यह प्रभाव में आया 2006 में, 10 फरवरी 2006 से यह प्रभाव में आया। हालांकि आपको सीधा सन पूछा जाता है, ठीक है, डेट नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी चलिए जानते रहिए, कोई बुरी बात नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज है कि नहीं। कहीं पूछ ही ले तो सावधानी से अच्छी है, ज़्यादा नहीं दिखा रहा था सड़क पे। नेक्स्ट बताइए, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग यानी कि यूएनडेसा, डिपार्टमेंट ऑफ, बताइए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, ठीक, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करता है? ऑप्शन आपके पास ए 25, बी 35, सी 45 या डी 55। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी 55, ठीक। यूएनडेसा यानी कि संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा जो है एक रिपोर्ट जारी की जाती है, उस रिपोर्ट का नाम है रिवीजन ऑफ वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रॉस्पेक्टस, ठीक, अर्बनाइजेशन लिख दे, अर्बन बस लिख दे रहा हूँ, अर्बन प्रॉस्पेक्टस, ठीक। एक रिपोर्ट जारी की जाती है यूनाइटेड नेशन डेसा के द्वारा यानी कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक मामलों के संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा रिवीजन ऑफ वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रॉस्पेक्टस, ठीक। और इसी रिपोर्ट के 2018 के इस रिपोर्ट के अनुसार यानी कि रिवीजन ऑफ वर्ल्ड अर्बन प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट 2018 के अनुसार जो है विश्व में जो है 55% लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं और यह संख्या जो है 2050 आते आते बढ़ कर के हो जाएगी 68%। ऐसा जो है इस रिपोर्ट में बताया गया। किस रिपोर्ट में? उसका नाम है रिवीजन ऑफ वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रॉस्पेक्टस, ठीक। किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग यानी कि यूएनडेसा के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है, ठीक है।
नेक्स्ट बताइए कि निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम मुद्रा कहा जाता है। ऑप्शन ए है एडीआर, बी जीडीआर, सी एसडीआर या डी एडीआर और एसडीआर दोनों। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक, एसडीआर को जो है क्या बोल लेते हैं, विशेष आहरण, बताइए, आप तो आपको बता देना चाहिए, विशेष आहरण अधिकार बोलते हैं, ठीक है, या फिर बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट। ठीक, तो यह जो है मुद्रा एसडीआर को आईएमएफ द्वारा जारी किया जाता है। इसके सदस्य देशों के बीच मुद्रा के किसी भी बिना कैश के दिए, बिना किसी वो क्या कहते हैं उसको, भौतिक हस्तांतरण के अलावा, ठीक, मतलब भौतिक रूप से या फिजिकली मुद्रा नहीं होती। एसडीआर जो है आईएमएफ की एक कृत्रिम मुद्रा या आर्टिफिशियल मनी है। इसको जो है आईएमएफ द्वारा इसके सदस्य देशों के बीच आवंटित किया जाता है। ठीक है, बाकी एडीआर और जीडीआर यह अमेरिका जो है अमेरिकी डिपॉजिटरी है, रेशियो अमेरिकी डिपॉजिटरी हैं। ठीक है, एडीआर और जीडीआर और दोनों ही भौतिक मुद्राएं हैं। नेक्स्ट बताइए कि निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है। ऑप्शन ए है गन्ना का, बी अदरक का, सी आलू का, डी शकरकंद का। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी शकरकंद। गन्ना, आलू, अदरक, ठीक, यह सभी तना के रूपांतरित स्वरूप हैं, वहीं शकरकंद जड़ का रूप है। ठीक, शकरकंद मूल बोला जाता है। ठीक है, शकरकंद मूल बोला जाता है, वहीं गन्ना, आलू और अदरक यह तने की रूपांतरित अवस्था है। नेक्स्ट बताइए कि जुलाई 2013 में योजना आयोग द्वारा जारी गरीबी के आकलन यानी तेंदुलकर, जुलाई 2013 से आप कंफ्यूज मत करिएगा कितना पुराना क्यों पूछ लिया, बात की जा रही है यहाँ तेंदुलकर प्रविधि की, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बताइए 2013 में योजना आयोग द्वारा जारी गरीबी के आकलन के तेंदुलकर प्रविधि के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे के लोगों का अधिकतम प्रतिशत है। ठीक, प्रतिशत के आधार पर आपको बताना है कहाँ पर अधिक गरीब है। ऑप्शन ए है झारखंड, बी बिहार, सी उड़ीसा या डी छत्तीसगढ़। चलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। ठीक, छत्तीसगढ़ में प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा गरीब है और संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश में है। अगर बात करें अन्य विकल्पों, अन्य लोगों के बारे में, तो देखिए संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश के बाद बिहार का नंबर आता है, बिहार के बाद आता है मध्य प्रदेश का नंबर, मध्य प्रदेश के बाद आता है महाराष्ट्र का नंबर और महाराष्ट्र के बाद आता है नंबर वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल का नंबर, संख्या के आधार पर। ठीक, संख्या के आधार पर सर्वाधिक गरीब उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद बिहार में है, फिर मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में और फिर वेस्ट बंगाल में। और अगर प्रतिशत के आधार पर इसको निकालें तो प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक गरीब छत्तीसगढ़ में है, उसके बाद झारखंड में है, फिर मणिपुर में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक गरीब हैं और सबसे अंत में बिहार में है। ठीक, तो प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा गरीब छत्तीसगढ़ में है, उसके बाद झारखंड, फिर मणिपुर, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर बिहार में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक गरीब हैं और संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और सबसे अंत में वेस्ट बंगाल क्रमशः गरीबों की सर्वाधिक संख्या को धारित करते हैं। ठीक है, यह कहाँ बताया गया था, तो यह योजना आयोग द्वारा गठित तेंदुलकर समिति जो थी उसके द्वारा गरीबी का यह आकलन किया गया था। अगला बताइए कि निम्नलिखित को अर्थपूर्ण ढंग से आपको व्यवस्थित करना है। आप पहला है आयोजना, बी पुनरीक्षण, सी मुद्रण, चौथा सोचना और पांचवा लिखना। नीचे विकल्प दिया हुआ है, इनको आप पढ़िए। मैं थोड़ा सा माउस हटा देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही साथ अन्य मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए, थोड़ा सा सहयोग आपका भी होना चाहिए। और इन सब में 1 रुपये का खर्च नहीं है, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा सा मेरे साथ सहयोग दिखा सकते हैं। चलिए, सबसे पहले आप किसी चीज़ को सोचेंगे, उसके बाद उसका प्लान बनाएंगे, उसके बाद उसको लिखेंगे और फिर जब लिखेंगे तो उसका फिर से अवलोकन करेंगे कि सही लिखा है कि नहीं लिखा है, उसके बाद उसकी प्रिंटिंग करवा देंगे। ठीक है, प्रिंटिंग सबसे लास्ट में रहेगी। पहले सोचेंगे, फिर प्लान बनाएंगे, फिर लिखेंगे, फिर उसका जो है पुनरीक्षण करेंगे, रिव्यू करेंगे, फिर मुद्रण करेंगे। यानी सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ बताइए, यहाँ आकृति में लुप्त संख्या आपको बताना है। आकृति है 7, 15, 31, 63, 127 और यहाँ जो है लुप्त है संख्या, इसे बताइए। चलिए देखिए, ऐसे ऐसे चलिए, तो क्या है 7 गुणे 2 धन 1 क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 15 गुणे 2 धन 1 करिए तो क्या आ जाएगा? 31 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आपको 127 गुणे 2 धन 1 करना है और आपका आंसर आ जाएगा 255। ठीक है, यानी कि सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बताइए कि निम्न आकृतियों में से कौन ऐसी है जिन्हें बिना पेंसिल उठाए एक ही बार में खींचा जा सकता है और किसी रेखा को 2 बार न खींचा जाए? ठीक, ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। अब इसको पढ़ूंगा थोड़ी ना भाई,
चलिए यहाँ देखिए, ए में है केवल ए और सी, बी में है केवल बी और डी, सी में है केवल ए और डी, या डी में है केवल ए सी डी। चलिए देखिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ए सी डी को बिना पेन उठाए और दोबारा पेन चलाए बनाया जा सकता है। ऐसे बनाइए ना, ये ऐसे शुरू करेंगे आप, ऐसे चलेंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, कहीं पेन उठाना पड़ा नहीं ना। यहाँ देखिए, इसकी शुरुआत आपको ऐसे करनी है, इधर से करनी है, ऐसे चलिए, ऐसे चलिए, ऐसे चलिए, ऐसे चलिए, बन गया। इसकी शुरुआत आपको कैसे करनी है? इसकी शुरुआत आप इधर से कर दीजिए, इधर से नहीं, ऐसे यहाँ से कीजिए, इस कोने से ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। अरे गलत बना दिया। ठीक है, बनता है अभी बिना पेन उठाए ही बनेगा। देखिए फिर से बनाता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, इतनी देर से इधर उधर चल रहा है, ये सारे प्रश्न एक साथ चल रहे हैं ना। तो देखिए, इसको जो है यहाँ से शुरू करिए आप, इस कोने से ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, इधर चलेंगे, फिर इधर आ जाएंगे, उसके बाद फिर ऐसे चलेंगे और फिर ऐसे चलेंगे। इस प्रकार से यह वाला इमेज भी कंप्लीट हो गया। ठीक, तो ए सी डी आप जो है बना सकते हैं। नेक्स्ट बताइए कि 6 गुणे 4 बराबर अगर 12 हो, 7 गुणे 5 बराबर अगर 20 हो, 5 गुणे 8 बराबर अगर 21 हो, तब 5 गुणे 7 बराबर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, ए 20, बी 18, सी 24 या डी 35। चलिए देखिए, इसको ऐसे करिए, 6 गुणे 4 है ना, तो 6 में से अगर आप 2 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आएगा। वहीं 4 में से अगर आप क्या घटा देंगे बताइए? 4 में से अगर आप 1 घटा देंगे, 4 में से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा बताइए? 3 आ जाएगा, और 4 तिहाई 12 आ गया। इसी प्रकार से 7 में से अगर 2 घटा देंगे तो 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। फिर 5 में से अगर 1 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और 5 चौके 20 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्रम मिलने लगा आपको। तो अब 5 में से यहाँ 2 घटा दीजिए, 5 में से 2 घटा देंगे क्या आ जाएगा? 5 में से 2 घटाएंगे 3 आ जाएगा। 7 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 7 में से 1 घटाएंगे 6 आ जाएगा। 6 त्रिक 18, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक है, अगला बताइए कि भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित दिए गए कूटों से आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला है कि यह देश का शीर्ष बैंक है। दूसरा, यह व्यापारिक घरानों को ऋण प्रदान करता है। तीसरा, यह मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है। चौथा, यह नाबार्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है आपको। ऑप्शन ए है पहला और दूसरा, बी दूसरा और चौथा, तीसरी 1, 2, 3 और डी 1, 3 और 4। 10 मिनट का रेस्ट चाहिए, लेकिन चलिए ख़त्म होने वाला है लेक्चर। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, 1, 3 और 4। कैसे? यह व्यापारिक घरानों को ऋण नहीं देता है रिजर्व बैंक। भैया ऐसे देने लगा ऋण सबको तो हो गया। व्यापारिक घरानों को ऋण देने का काम व्यापारिक बैंकों का है। ठीक है, बाकी रिजर्व बैंक देश का शीर्ष बैंक है। यह मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, साथ ही साथ नाबार्ड के पर्यवेक्षण का भी कार्य करता है। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी इसकी 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत। ठीक है, भूलिएगा मत कोई चीज़ भाई। देखिए यहाँ पर अटल पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि यह एक न्यूनतम गारंटीड पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लक्ष्य बनाती है। दूसरा कथन है कि सभी खाताधारक जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष है इस योजना के पात्र हैं। और कथन 3 है कि सब्सक्राइबर की मृत्यु होने के पश्चात उसके जीवन साथी को आजीवन पेंशन की समान राशि गारंटित रहती है। सब्सक्राइबर यानी जिन्होंने पेंशन लिया हुआ है। आपको बताना है कि इन सभी में से कौन सा कथन नहीं, आपको बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन ए है केवल 1, बी 2 और 3, सी 1 और 3 और डी 1, 2, 3। फिर से आप देख लीजिए, यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इसको बाकायदा पढ़ लीजिए। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह तीनों ही कथन सही हैं। यह एक न्यूनतम गारंटीड पेंशन योजना है और मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए है जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर उन जो इस बीमा को लेते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, यानी कि सब्सक्राइबर की अगर मृत्यु हो जाती है तो जो उनका जो है वो रहेगा, वारिस रहेगा, या जिसे जो है वो नॉमिनेट किए रहेंगे अपनी बीमा को, तो उसको जो है आजीवन पेंशन की समान राशि गारंटित रहती है। ठीक है, ज़्यादातर जीवन साथी को लोग करते हैं तो उनके जीवन साथी को आजीवन पेंशन की समान राशि गारंटित रहती है जितनी राशि उनको मिलनी होती। ठीक है, योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है PFRDA के द्वारा। ठीक है, PFRDA और अन्य जो है योजनाओं के बीमा निगमों के द्वारा। ठीक है, PFRDA का क्या मतलब है? PFRDA का मतलब है पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। ठीक है, पेंशन फंड रेगुलेशन डेवलपमेंट
अथॉरिटी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कब चालू की गई थी अटल पेंशन योजना? अटल पेंशन योजना आई थी 9 मई 2015 को, इसे औपचारिक घोषणा की गई थी 9 मई 2015 को। यह औपचारिक रूप से घोषित किया गया था कलकत्ता में। भूलिए मत यार, छोटी छोटी चीज़ें। 9 मई 2015 को इस योजना को घोषणा की गई थी। और लागू कब हुई थी? तो लागू हुई थी यह 1 जून 2015 को। लागू हुई थी 1 जून 2015 को और इसकी औपचारिक घोषणा की गई थी 9 मई 2015 को। और बजट में आया था 2015-16 के बजट में इसके बारे में बात की गई थी। ठीक है, 2015-16 के बजट में इसकी बात की गई थी। 9 मई 2015 को इसकी आधिकारिक घोषणा, औपचारिक घोषणा हो गई और यह योजना लागू हो गई 1 जून 2015 से। कौन सी योजना थी? अटल पेंशन योजना। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी की एक योजना है, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित। प्रावधानों को देख करके आप समझ ही रहे होंगे। यहाँ बताइए कि हाल ही में चर्चा में रहे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से संबंधित निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला है कि 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसे अपनी मंजूरी दे दी। कथन 2 है कि इस अधिनियम का उद्देश्य अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के 5 अल्पसंख्यक समुदायों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है। और कथन 3 है कि इस अधिनियम के प्रावधान संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम, ठीक, और त्रिपुरा। कैसे याद करेंगे? AMTM, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। बस मणिपुर के साथ कंफ्यूज मत करिएगा। मैप में अगर आप देख करके AMTM मार्क कर लेंगे तो कभी ज़िंदगी में भूलेगा नहीं। 6ठी अनुसूची इनके बारे में ही है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि इस अधिनियम के प्रावधान संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। आपको बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है A केवल 1 और 3, B केवल 2, C केवल 1 और 2 या D उपयुक्त सभी। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर कहाँ गया? C, 1 और 2। यह 5 अल्पसंख्यक समुदाय नहीं, 6 अल्पसंख्यक समुदायों के लिए है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के 6 अल्पसंख्यक समुदाय कौन कौन से? बुद्ध, जैन, सिख, ईसाई, हिंदू और पारसी। ठीक, हिंदू, बुद्ध, जैन, सिख, ईसाई और पारसी। समझ गए? यह 6 अल्पसंख्यक समुदायों के लिए है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए। किया क्या गया कि जो पहले 11 वर्ष की अवधि थी उस अवधि को घटा करके कर दिया गया 5 वर्ष। अब वो भारत में 5 वर्ष तक निवास कर किए हैं अगर वो, तो उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इस अधिनियम को लागू किया गया था राष्ट्रपति द्वारा 12 दिसंबर 2019 को। इसको राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी गई थी। ठीक है, वहीं 11 दिसंबर को इसको राज्यसभा ने पास कर दिया था और लोकसभा ने इस अधिनियम को पास किया था। कब? 9 दिसंबर को। एक सेकंड देख भी लूँ। हाँ, 9 दिसंबर को लोकसभा ने पास किया था, 11 दिसंबर को राज्यसभा ने पास किया था। ठीक है, और 6 समुदायों के लिए, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी के लिए यह जो है ले आया गया था अधिनियम। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई के लिए यह अधिनियम ले आया गया था। 6 अल्पसंख्यक समुदाय अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के। ठीक है, वहीं कब से इस अधिनियम? तो 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग आए हुए हैं उन्हीं के संबंध में यह अधिनियम लागू होगा। बाकी अन्य चीज़ें कि यह अधिनियम 6ठी अनुसूची में जो राज्य शामिल है उन पर लागू नहीं होगा, उनके जनजातीय क्षेत्रों पर। ठीक है, उन पर नहीं, उनके जनजातीय क्षेत्रों पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। ठीक है, वहीं बंगाल, पूर्वी सीमांत विनियमन 1873 के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं उन पर भी यह अधिनियम लागू नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पूछा जा रहा है कि DNA में मौजूद शर्करा होती है। ऑप्शन ए है ग्लूकोज, B फ्रैक्टोज, C डीऑक्सीराइबोज या फिर D राइबोज। चलिए, DNA यानी क्या होता है? DNA यानी होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक। ठीक, तो इसमें मौजूद शर्करा कैसी होगी बताइए? इसमें मौजूद शर्करा होगी डीऑक्सीराइबोज टाइप की। ठीक, डीऑक्सीराइबोज टाइप की DNA में मौजूद शर्करा होती है। वहीं अगर बात करें RNA की, ठीक है, RNA में किस प्रकार की शर्करा होती है? RNA में जो है राइबोज शर्करा होती है। इसका RNA का नाम क्या होता है? RNA का नाम होता है राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो हो गया, DNA में मौजूद शर्करा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक होती है, AGTC। यह क्या है? एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। यह इसके नाइट्रोजनी क्षार हैं DNA के। और राइबोसोम के क्या होते हैं बताइए? राइबोसोम में होते हैं AGUC। साइंस पढ़े हैं कि नहीं? AGUC। ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा बहुत देख लीजिए। एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल और साइटोसिन। एग्ज़ाम के पहले थोड़ा बहुत साइंस आप जरूर से ज़रूर पढ़ के जाइएगा। यहाँ बताइए कि पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी में पाई जाती। हाँ, एग्ज़ाम के बाद आप आएंगे तो मैं जो है साइंस का बैच तब तक शुरू कर चुका रहूँगा, क्योंकि मेरा पॉलिटी का ख़त्म होने के बाद हिस्ट्री भी ख़त्म ही हो जाएगी।
नेक्स्ट बताइए कि पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी में पाई जाती है। ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाई जाती है, बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है, सी मैंग्रोव वन में पाई जाती है, या डी हिमालयी पर्वत पर पाई जाती है। बहुत आसान है। चलिए, यह जो है सुंदरी जो है यह मैंग्रोव वन में पाई जाती है। सुंदरी वन की अधिकता के कारण ही जो पश्चिम बंगाल का मैंग्रोव वन है ना, सुंदर वन, उसे क्या बोलते हैं, सुंदर वन बोलते हैं, क्योंकि वहाँ सुंदरी वृक्ष की अधिकता है। ठीक है, और यह खारे और मीठे दोनों ही जलों में पाई जाती है। ऐसा मत जोड़ लीजिएगा कि भैया यह वहाँ पर मिलेगी, अब समुद्र के किनारे है तो खारे में ही मिलेगी, नहीं, वहाँ जो है खारा और मीठा जल दोनों होता है, और वहीं पर यह सुंदरी नाम का वृक्ष पाया जाता है। ठीक है, चलिए, और इसमें जो है उच्च समुद्री ज्वार को भी सहन करने की क्षमता होती है, इसीलिए कहा जाता है कि अगर मैंग्रोव वन अधिक रहेंगे तो आपके जो है ज्वार भाटा कम आएगा। ठीक है, या फिर सुनामी का कम नुकसान हुआ पश्चिम बंगाल के क्षेत्र पर। नीचे बताइए कि नीचे दिए गए चित्र में विवाह के समय दूल्हों की संख्या का प्रतिशत उनकी योग्यता के अनुसार दिया गया है। स्नातक योग्यता रखने वाले दूल्हे का खंड केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा, बताना है आपको। स्नातक 20% है, हाई स्कूल पास 16% दूल्हे हैं, 4% दूल्हे जो है वह पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और हाई स्कूल से भी नीचे 60% दूल्हे हैं। कितनी विडंबना है। ऑप्शन ए है 90 डिग्री, बी 66 डिग्री, सी 72 डिग्री, या डी 80 डिग्री, बताइए। चलिए, केंद्रीय कोण का फार्मूला क्या होता है, टोटल कितना सर्किल में कितना कोण होता है, 360 डिग्री का होता है कि नहीं, 360 डिग्री का कोण होता है। 20% दिया है, 20% 20/100 लिखते हैं हम, गुणे 360 लिख दीजिए आप। ठीक, 20% गुणे 360 लिख दीजिए, यही होता है केंद्रीय कोण का फार्मूला। अब बस निकाल लीजिए, जो 0 गया 0 से 0 गया, बचा कितना, 2 गुणे 36 कर दीजिए, आपका सही आंसर आ जाएगा। 2 गुणे 36 कितना आएगा, 72 डिग्री, यानी कि सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ बताइए कि यदि एक बेलन 8 सेंटीमीटर लंबाई तथा 2 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले लोहे के ठोस बेलन को पिघलाकर 3 ठोस गोलों में बदला जाता है तो प्रत्येक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। ऑप्शन ए है 2 पाई, बी 4 पाई, सी 8 पाई, या डी 16 पाई। चलिए, सबसे पहले बेलन का आयतन जानिए कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन के आयतन का फार्मूला। अब यहाँ आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, आर की वैल्यू दी हुई बेलन की बताई है ना, 2 दिया हुआ है और लंबाई भी दिया हुआ है 8। ठीक, तो अब कर लीजिए, पाई आर की वैल्यू 2 का क्यूब गुणते, ठीक, गुणे क्या, गुणे 8। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना आएगा, 2 का क्यूब आएगा 8, 2 का क्यूब कह रहे हैं, 2 का स्क्वायर ना भाई, क्यूब क्यों बार बार लिख रहे हैं, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा 4, और 4 का गुणा 8 से करेंगे तो 32 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 32 पाई आ जाएगा। 32 पाई मिल गया हमको बेलन का आयतन। अब 3 गोलों का आयतन आप कुल बताना है, तो गोलों के आयतन का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और बाकी गोले कितने हैं, तो 3 गोले हैं, तो 3 से गुणा कर दीजिए, तो आ जाएगा गोले का आयतन आ जाएगा, तीनों गोलों का आयतन आ जाएगा। तो तीनों गोलों का उधर हमारा 32 आया हुआ है, 32 पाई। ठीक है, अब तीनों गोलों का आयतन देखिए कितना आ जाएगा, 3 से 3 कट गया। आर की वैल्यू क्या है, नहीं पता है। गोलों के मामले में आर की वैल्यू कहाँ दिया है, 3 ठोस गोलों में बदल दिया गया, और गोलों के मामले में आर की वैल्यू नहीं दिया है, तो इसको एज इट इज रख लीजिए। तो क्या आ जाएगा, 3 गोलों के आयतन कितना आ जाएगा, 4 पाई आर क्यूब, और यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ 32 पाई हमने निकाला है, इसी 32 पाई को पिघला करके 3 गोले बनाए गए, यह बात कही गई है प्रश्न में। ठीक है, 3 ठोस गोलों में बदल दिया जाता है बेलन को। ठीक है, तो यह चीज़ तो प्रश्न में दिया हुआ है ना, 32 पाई बराबर है 4 पाई आर क्यूब के, तो अब यहाँ से हम आर क्यूब की वैल्यू निकाल लेंगे, 32 पाई बराबर 4 पाई आर क्यूब। अब यहाँ से आर की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रत्येक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल आपको बताना है। ठीक, तो आर की वैल्यू पहले निकालिए। आर की वैल्यू यहाँ से निकालने के लिए आपको इधर उधर कर लीजिए, पाई से पाई चला जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 का क्यूब यहाँ आ जाएगा, तो 2 का क्यूब होता है 8, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, तो आर की वैल्यू आ गई 2। अब देखिए, अब गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है गोले के पृष्ठ के क्षेत्रफल का फार्मूला। तो अब क्या करना है आपको, सिंपल, आर की वैल्यू आपको पता है 2 है, तो रख दीजिए, 4 गुणे 2 का स्क्वायर गुणे पाई हो गया, तो 2 दूनी 4 होता है, 4 चौक 16, 16 पाई आपका सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला बताइए, यदि x - 2 से भाग देने पर बहुपदों ax³ - 7x² प्लस 7x - 2 तथा x³ - 2ax का स्क्वायर 8x - 8 समान शेषफल देते हो तो a का मान आपको बताना है। ऑप्शन है यह 0, बी 1, सी 2 या डी।
-1। चलिए, ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आप क्या किया करिए ना, जैसे यहाँ पर दिया है कि जिससे भाग देना, ठीक, x-2 से अगर भाग देना है तो x की वैल्यू सब जगह आपको क्या रख देनी है, x की वैल्यू पहले इक्वेशन में आप 2 रख दीजिए, ठीक। इसी प्रकार से फिर दूसरे इक्वेशन में x की वैल्यू 2 रख दीजिए, और ठीक इन दोनों को x की वैल्यू सेम रख दीजिए, और फिर बाद में 2 इक्वेशन आपको मिल जाएंगे, ठीक। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इनको मान लीजिए, और इनको आमने सामने रख करके आप जो है सिंपल वे में प्राप्त कर सकते हैं r की सही वैल्यू को, ठीक। दोनों इक्वेशनों को आमने सामने रख करके आप कंपेयर कर लीजिए, जैसे कि इसे इक्वेशन E1 मान लीजिए, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए, इन दोनों को आमने सामने रख करके आप जो है a की वैल्यू निकाल सकते हैं, और सही आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, a की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। कैलकुलेट जरूर करिएगा, कैलकुलेट करने से आपको लाभ हुआ, ठीक। चलिए, तो इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाई, है कि नहीं। देखिए भाई साहब भी बोल रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।